हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर 1 जो है वो इजी चैप्टर है। आप इजीली रीड भी कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे उसको इजीली। सेकंड चैप्टर जो है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सबसे बेसिक चैप्टर है। हमारी जो फिजिक्स है उसका सबसे बेसिक चैप्टर जो हम कह सकते हैं वो हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आसान चैप्टर भी है, पर फिजिक्स को क्योंकि आप 11th में नए नए आए हैं तो आपके लिए एक सिंपल सा अगर टिप्स दूं तो फिजिक्स को जब भी आप पढ़ें तो उसको जो छोटे छोटे नोट्स आप बनाएं तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाओ। ठीक है। डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे लास्ट में। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में आता है तो आप उसको कन्वर्ट करके लिख भी सकते हैं आप इजीली। तो आप कोशिश ये करें कि जितनी भी आपको डेफिनेशंस आए या जो भी चीज़ आपको समझ में आए इसके अंदर, वो आप शॉर्ट कॉपी लेके और उसमें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और उसको अपनी लैंग्वेज में बनाएं। ठीक है। आपको अगर हिंदी में अच्छा लगता है तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में अच्छा लगता है इंग्लिश में लिखें, पर अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखें जो कि आपको समझ में आए बाद में भी। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स ऐसा है कि आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। छोटे छोटे टर्म्स होती हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, तो उन सभी टर्म्स को याद करना पड़ेगा, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो रिवाइज तभी होगी जब आपने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आपको सही से समझ में आएगी उस चीज़ें। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमको पढ़नी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो देखो, हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि हर चीज कोई भी अगर फिनोमिना होता है हमारे आसपास, कोई भी चीज हो रही होती है तो उसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है। एक रूल होता है, एक बेसिक रूल होता है कि हम किसी भी चीज को पहले पढ़ते हैं फिर उसको मेजर करते हैं। तो जब हम उसको मेजर करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकें, उस चीज को हम कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज सिंपली क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और वो फिजिक्स से रिलेटेड है तो उसको हम क्या कह देंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो जैसे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो जैसे लेंथ, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप चाहें तो स्पीड लिख सकते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या हो गई? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड होती है हमारी जिसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल को हम बेस भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी। ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब जो किसी और पे डिपेंड ना करे। ठीक है। इंडिविजुअल हो वो। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी और चीज पे डिपेंड ना करे, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसे लेंथ, ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड होगी जैसे मास या फिर टाइम। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल है। ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। लेंथ, किसी चीज की लेंथ नापनी है हमको, या फिर किसी चीज का मास हमको नापना है। ठीक है। या फिर टाइम, टाइम को मेजर करना है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है। टोटल 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। तो अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, या फिर अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो लेंथ हो गया, सेकंड मास, फिर टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है हमारा टेम्परेचर, देन हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर आता है हमारा ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है। ज्यादातर चीजें आपको पता ही होगी। लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ को आप नाप सकते हो, मास को, टाइम को, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम मोल कहते थे। मोल में हम नापते थे ना किसी भी चीज के अंदर कितना मैटर है, चीज को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। ऐसी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जिसका मतलब जैसे लाइट वाइट का हमको नापना है कि कितनी इंटेंसिटी है उसके अंदर, या हीट की कितनी इंटेंसिटी है, तो उन सब चीजों को हम ल्यूमिनेस इंटेंसिटी में। ठीक है।
तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। ऐसे देखो, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव का मतलब किसी से वो मिक्स होके बनी हुई है। तो ड्राइव क्वांटिटी में देखो, स्पीड, स्पीड को फंडामेंटल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही देखो, वॉल्यूम भी लिख सकते हो आप, या फिर अगर यहाँ पे मैं लिखूं, फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास और एक्सिलरेशन। ठीक है, तो मास और एक्सिलेशन, मास ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक्सिलेशन को भी और ड्राइव कर सकते हो आप वेलोसिटी और टाइम में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ड्राइव क्वांटिटीज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज, वो चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। सिंपली दो भागों में इसको बांट रखा है, एक फंडामेंटल और दूसरी ड्राइव फंडामेंटल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। दो हमारी और होती है, सप्लीमेंट्री होती है। एक होता है हमारा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और सेकंड जो होती है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये आपको थोड़ा याद रखनी है, अपने दिमाग में रखना है इन चीज़ों को। ठीक है, और बाकी ड्राइव क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती है, बहुत सारे हम आगे भी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, सारे ड्राइव क्वांटिटीज में आते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो हम मेजर कर रहे हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हाँ, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम क्या है? तो जितनी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, या फिर ड्राइव क्वांटिटीज होती है, या फिर ऐसा कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी हमारी होती है, उन सभी के लिए यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स यानी अलग अलग चीजों में उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, पहले लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। काफी लोग जो थे ऐसे अपने हाथ से ऐसे मेजर करते थे, काफी एल्बो तक अपना मेजर करते थे, एक रस्सी से ही मेजर की जाती थी लेंथ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते थे जिससे हम पहले मेजर करते थे। ठीक है, फिर बाद में सिस्टम बनने लग गए कि अब इन तरीके से हमको मेजर करनी है चीजों को। ठीक है, तो ऐसे हमारे 3 सिस्टम्स थे जो पहले यूज होते थे ब्रिटिश टाइम पे। दो ये मेन सिस्टम ब्रिटिश टाइम पे यूज होते थे, MKS तो अभी तक यूज हो रहा है, जिसको हम अब आगे पढ़ेंगे। तो देखो, पहला सिस्टम होता है, इसको कहते हैं CGS सिस्टम। ठीक है, यूनिट्स का पहला सिस्टम जिसमें हमको क्वांटिटीज को हम नापते हैं, पहला सिस्टम होता है CGS। CGS का मतलब क्या है? देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम सेंटीमीटर यानी लेंथ को किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। मास को किस में नापेंगे? ग्राम में। और टाइम को किस में नापेंगे? सेकंड में। ऐसे ही आता था फिर FPS, एक और सिस्टम आया जिसका नाम था FPS। FPS सिस्टम अभी भी बहुत सारे ब्रिटिश कंट्रीज है जहाँ पे यूज होता है। तो FPS में क्या होता है? हम लेंथ को नापते हैं फुट्स में। ठीक है, तो फुट, इंच, ऐसी चीजों में हम लेंथ को नापते हैं, और मास को नापते हैं पाउंड्स में। ठीक है, आपने अगर रेसलिंग वेसलिंग देखी है तो उसमें पाउंड्स में हम वेट्स को बताते हैं, वो बताते हैं। तो टाइम को नापते हैं सेकंड्स में। ठीक है, एक और सिस्टम होता है, इसका नाम है MKS। तो MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी लेंथ को नापेंगे मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम थे। फिर जो मेन सिस्टम आजकल जो यूज होता है वो होता है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम जो मेन, ऐसा भी कह सकते हो कि SI सिस्टम MKS सिस्टम पे ही वर्क करता है। SI सिस्टम जो होता है वो वर्क MKS सिस्टम पे ही करता है, यानी कि उसके अंदर भी लेंथ को जो नापा जाता है वो मीटर्स में ही नापा जाता है। ठीक है, जिसका स्मॉल m सिंबल होता है। मास को किलोग्राम में ही नापा जाता है, तो MK, और टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है। तो एक तरीके से MKS सिस्टम पे ही काम करता है ये, पर एक नया सिस्टम है, इसमें बहुत अलग अलग यूनिट्स है। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पेयर्स में, या आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। इसके बाद टेम्परेचर को हम नापते हैं हमारा केल्विन में। ये भी हमने पढ़ रखे हैं पहले वाली क्लासों में, ऐसे पढ़ा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है। केल्विन टेम्परेचर का SI यूनिट होता है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल में। मोल का जो वो होता है, क्या कहते हैं, सिंबल MOL लिखते हैं इसको। ठीक है, ये केल्विन है, ये केल्विन हो गया, ये एम्पेयर हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये किलोग्राम, ये तो मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ये मोल हो गया।
ऐसे देखो, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को नापा जाता है कैंडला में, कैंडला को लिखते हैं CD, ठीक है, इसका होता है कैंडला, DELA, ठीक है। अब देखो होता क्या है, लेंथ, 1 मीटर लेंथ हम किसे कह सकते हैं, या फिर 1 किलोग्राम मास किसे कहेंगे, तो कुछ ना कुछ बेस तो होगा ना, जैसे कि इतने सब्सटेंस को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। तो आजकल तो हम वेट से नापते थे, ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आ चुकी है। तो सबसे पहले किसको माना गया होगा कि 1 मीटर हम किसको लेंगे, सबसे पहले किसको माना गया होगा, या फिर 1 किलोग्राम हम किसको मानेंगे, या 1 सेकेंड हम किसे मानेंगे। तो सबसे पहले जो SI सिस्टम जब निकला तो उसमें कुछ चीजें फिक्स कर दी गई कि इन चीजों को 1 मीटर लेंथ माना जाएगा, और इससे आप कंपेयर करते रहो हर चीजों को, और जो जो इसके बराबर आती रहेगी उसको 1 1 मीटर बोलते जाएंगे, जो इसके 3 टाइम्स होगी वो 3 मीटर हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो उन चीजों को आपका एक बुक के अंदर टेबल नंबर 2.1 है, इसको एक बार आप रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिख रखा है 1 मीटर किसे नापेंगे, किसे बोलेंगे, तो जब लाइट जो होती है 1/9979245 8 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकेंड के इतने हिस्से में, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे करके आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 मीटर को सबसे पहले क्या कैसे डिफाइन किया गया, किलोग्राम किसे हम मानते हैं, ठीक है, या एम्पेयर किसे मानते हैं, सेकंड किसे ना मानते हैं, इन सब चीजों को। तो ये टेबल नंबर 2.1, तो 2.1 टेबल आप जरूर पढ़ें, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी वाली चीजें हैं, तो इसको मैं लिखवा नहीं रहा, सिंपली बुक में से देख सकते हो आप, आपको समझ में इसमें आ जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी दो, एक होती है हमारे प्लेन एंगल और सेकंड होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो देखो प्लेन एंगल जो कि आप पढ़ते रहते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है, तो ऐसे दो हमने पढ़ा था कि दो हमारी रेज होती हैं, रे, या फिर ऐसे कह लो कि दो हमारी आर्क होती लाइंस होती है, और उनके बीच का एंगल जो होता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखो प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है, तो एक अगर आर्क को ले लिया जाए R रेडियस का, ठीक है, तो वो आर्क जो होती है वो जितना ये बनाएगी, क्या कहते हैं, सॉरी, एक अगर लाइन ले ली जाए और उससे बनी हुई आर्क, अगर ये आर्क जितनी बनेगी, जितनी बड़ी आर्क होगी उतना ज्यादा एंगल होगा। तो यहाँ पे जो एंगल को डिफाइन किया गया है, एंगल क्या होता है, तो ये रेशियो होता है आर्क बाय हमारा जो भी लाइन है उसका, आर्क और लाइन का जो रेशियो होता है वो हमारे एंगल के बराबर होता है प्लेन एंगल के अंदर, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको हम नापते हैं रेडियन के अंदर, ठीक है। और रेडियन देखो, अब आज तक तो आपने सिर्फ डिग्री में पढ़ा था चीजों को, तो अब रेडियन में आप सिंपली क्या कह सकते हो कि 360 डिग्री जो होती है, 360 यानी एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री जो होती है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें जो होगी मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेगी। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, आर्क बाय रेडियस, ठीक है, ये आगे भी हमारे काम आएगा। अब देखो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को आप समझ सकते हो, जैसे अगर आपने तरबूज जो होता है उसको कभी काटा हो, अगर उसको 4 हिस्सों में काट के और उसको अगर निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलता है वो। तो देखो ये वही होता है, जैसे कोई स्पेयर हो गया या फिर कोई क्यूबॉइड हो गया, ऐसी चीजों के अंदर ही सॉलिड एंगल बनते हैं हमारे, ठीक है। तो जैसे स्पेयर के अंदर कैसे हो गया, स्पेयर को हमने काटा, एक हिस्सा निकाला, उसका एक एरिया निकाला, तो वो एरिया जो एक एंगल बना रहा होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, क्योंकि सॉलिड चीजों के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं D, और ये हमारा ओम का जो साइन होता है वो, ठीक है। तो ये कोई भी एंगल थीटा भी ले सकते हो आप सिंपली, तो वो बराबर किसके होता है, देखो एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, इनका जो वो होता है रेशियो, उसके बराबर होता है हमारा dr, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला ये है, ये सिंपल प्लेन था तो इसमें आर्क बाय रेडियस, यहाँ पे एरिया बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है, ये यूनिट्स है, ये भी हमारी यूनिट है और ये भी हमारी यूनिट है, इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। ये एक बार 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है
हमारा जिसका हम नाम पढ़ेंगे लेंथ मेजर्स। ठीक है, मेजर करना, लेंथ को मेजर करना। तो देखो लेंथ को हम सिंपली मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, स्मॉल लेंथ होगी सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, फुट में मेजर कर सकते हैं। यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं। ऐसा यूनिट हमने पढ़ी वो होती है मीटर। अगर हमको बहुत दूर तक लेंथ मेजर करनी हो, जैसे कि हमको यहाँ से अर्थ से लेके और एक दूसरे प्लेनेट के डायमीटर फाइंड करना है, जैसे सन का डायमीटर फाइंड करना है हमको, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो एक मेथड होता है, इसका नाम होता है पैरेलैक्स मेथड। देखो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है कि आप अर्थ के किसी एक पॉइंट पे खड़े होके और जो दूसरे वो होते हैं, दूसरे हमारे प्लैनेट्स है, वहां पे आप उसके किसी भी दो पॉइंट्स पे का एंगल निकाल सकते हो। दो पॉइंट्स ले सकते हो आप, किसी दूसरे प्लेनेट के दो पॉइंट्स ले सकते हो और वहां से बनने वाला एक एंगल आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा समझो कि अर्थ से अगर बहुत दूर आप एंगल फाइंड कर रहे हो तो बहुत छोटा एंगल होगा। तो 1 डिग्री भी देखे तो इतना सा होता है, और वो तो एंगल बहुत ही छोटा होगा क्योंकि बहुत बड़े डिस्टेंस पे आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो वो एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो उस एंगल को देखो आगे हम पढ़ेंगे कि छोटे एंगल्स को भी कैसे नापा जाता है। सिंपल, अगर इस मेथड को आप ध्यान से देखें तो ये वही वाला मेथड बन गया। देखो जो अभी हमने पढ़ा था प्लेन एंगल के अंदर, तो एंगल को कैसे नापा जाता है? एंगल बराबर होता है रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। तो यहाँ पे आर्क जो है, जो कि हमारा पॉइंट ए से बी तक जो दो पॉइंट्स लेते हैं, इनके बीच को हम इनकी जो डिस्टेंस होता है इनको कहते हैं बेसिस, एक तरीके का बेस है, तो बेसिस। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हमने डी लिख दिया। ठीक, आप आर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। डी फॉर डिस्टेंस है तो इसलिए डी लिख दिया। तो बेसिकली होता है क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क देखो, आर्क को हमने लिख रखा था बी से और रेडियस को डी से, तो बी और डी का रेशियो क्या आ जाएगा? थीटा के इक्वल। एक चीज याद रखनी है आपको, पैरेलैक्स मेथड दूर की चीजों को निकालने के लिए यूज किया जाता है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो थीटा लेते हैं, जो एंगल लेते हैं, वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन में आपको निकालना है एंगल। ठीक है, तो आगे आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे 2.1, 2.2, 2.3। तो इन सब क्वेश्चंस में जो आप देखेंगे ना, वो ऐसी चीजें देखेंगे कि एग्जाम्पल जो है हमारे 2.1। तो इन सब चीजों में आप यही देखेंगे कि थीटा हमेशा रेडियन में ही लेना है आपको, ये चीज आप नोट में लिख लेना। ठीक है, थीटा को हमेशा रेडियन में लेना है। देखो अगर थीटा छोटा हो तो 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 रेडियन होते हैं और 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के 60 मिनट्स, यानी मिनट्स, मिनट ऑफ आर्क कहते हैं इसको। ये भी एक तरीका होता है एंगल को नापने का। ये वो टाइम वाला मिनट नहीं है, मिनट ऑफ आर्क यानी एंगल नापना है हमको मिनट्स के अंदर। ठीक है, इन चीजों को आप पढ़ लें यहीं पे, क्योंकि ये मैथ्स में भी आपके काम आनी है। तो सिंपल, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 60 सेकंड्स। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखें। कभी भी चीजें सेकंड्स में दे रखी हो तो पहले उसको मिनट में आप चेंज करेंगे, फिर उस मिनट को किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। ठीक है, फिर उस डिग्री को किस में चेंज करना होगा आपको? रेडियन में। देखो थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा, पर जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आप सिंपली कर सकते हो, अपने मैथ्स के चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर है, आपका मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है, उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही दे रखा होगा कि डिग्री को रेडियन में चेंज करें या फिर मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करें। तो आप उसको भी कर सकते हो, थर्ड चैप्टर का जो हमारा थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो भी आपका चैप्टर हो मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है इसी के बारे में होती है। तो एक बार उसको भी आप कर सकते हैं इजिली। तो इस चीज़ को अगर आपको समझ में आ गया हो, सिंपली है कि सिंपल एक मेथड होता है दूर की चीज़ों को निकालने के लिए, जिसको हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। इसका सिंपली बेस उसी पे होता है, आर्क अपॉन रेडियस जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। थीटा को हमेशा रेडियन के अंदर लेना है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, देखो नेक्स्ट जो चीज हमको पढ़नी है वो है हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, देखो एक्यूरेसी किसे कहेंगे हम? तो जैसे कोई भी चीज अगर हम मेजर करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम मेजर करें तो उसमें सबसे पहला होता है एक एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद एक एक्यूरेट वैल्यू निकलती है कि भाई इस पेन की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं चलो। तो इस पेन की जो लेंथ है उसको हम ले लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
एग्जाम्पल, तो ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अब हम एक और स्केल लेंगे और उस स्केल से अलग अलग इसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे, अलग अलग बार इसको नाप के देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो मान लो फर्स्ट टाइम हमने इसको नापा, तो वो आ गई हमारे पास 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड टाइम हमने नापा इसको, वो आ गई हमारी 7.72 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम हमने नापा इसको, उसके बाद आ गई 7.81 सेंटीमीटर। फिर हमने नापा इसको फोर्थ, ऐसी फिफ्थ, ऐसी सिक्स्थ। मान लो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ले ली, कभी 8.2 आ रही है, कभी हमारी 7.9 आ जा रही है। ठीक है। और 7.6 आ जा रही है, सिक्स सिक्स तो कम हो जाएगी थोड़ी, इसको ले लेते हैं 7.79 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक्यूरेसी बताओ, एक्यूरेसी यानी कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी थी जो कि मोर एक्यूरेट थी, यानी कि हमारी जो वैल्यू है उसके पास में है ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप ये देखो 7.8 के पास में 7.7 भी है, पास में ही है वो। 7.78 भी उसके पास में ही है, 7.81 भी इसके पास में ही है हमारी। तो ये ऑल ऑब्जर्वेशन जो है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है, ये इसको हम कह सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेसी उसे कहेंगे हम कि जो कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू के पास में नियरेस्ट वैल्यू हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी है इसके अंदर। अब देखो प्रिसाइज किसे कहेंगे, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। मान लो ऑब्जर्वेशन ली गई कि 8.1, फिर आगे 6.82, फिर आगे 6.83। ठीक है, 6.8780 ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 6.80, 6.79। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें कितना अंतर है। अगर मैं इसमें से दो वैल्यू ले लेता हूँ, 7.8 और 7.7 और 7.9, तो अगर हम देखें 7.8 के पास में ही है 7.7 भी और 7.9 भी, तो दोनों वैल्यू तो ऑलमोस्ट पास है, तो हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट एक्यूरेसी है इसके अंदर। ठीक है। पर प्रिसाइज हम किसे कहेंगे, जरूरी नहीं है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, यानी कि हो सकता है 7.8 इसकी रियल वो है, पर मेजर करते वक्त कोई गलत मेजर कर रहा है, पर उसकी वैल्यू जो है पास पास आ रही है। देखो 8.1, 8.2, 8.3, 8.0, 7.9, यानी देखो कितना कितनी अगर हम ध्यान से देखें तो कितना डिफरेंस है एक दूसरे की वैल्यू में। तो 0.01 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो उसमें हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो होती है वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज यानी कि वो बहुत पास पास वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है। तो अगर आप कह सकते हो कि एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी, जो कि प्रिसाइज भी हो, यानी पास पास भी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस है जीरो। जैसे इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो है 0.1 का डिफरेंस। ठीक है। और यहाँ पे अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो वो है 0.1।